नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम बात करेंगे उन पांडुलिपियों की जो संसाधन के अभाव में अलमारियों में बंद पड़ी हैं और जानेंगे कि उनके संरक्षण के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। अलमारियों में बंद इतिहास का खजाना। डिजिटलाइजेशन रुका, धरोहर पर संकट। संसाधनों की कमी, संरक्षण बना चुनौती। पांडुलिपियों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे शोधार्थी। ये है दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, जहां ज्ञान का भंडार अलमारियों में बंद है। पर कोई उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा। संस्थान में संरक्षित ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी करीब 1000 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन का कार्य फिलहाल ठप पड़ी है। हम अभी बिहार के इकलौते संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो हमारे पीछे आपको एक कमरा दिख रहा होगा, इसे मातृका विभाग नाम रखा गया है। और इस मातृका विभाग के यदि अंदर प्रवेश करेंगे तो कई अलमारियों में हमारे मिथिला का जो विरासत है, धरोहर है, जिसे पांडुलिपि नाम दिया गया है, जो काफी पुराने ग्रंथ हैं, उनको जो है संभाल कर इन अलमारियों में रखा गया है। सरकार के द्वारा ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि इस अलमारी में बंद पड़े पांडुलिपि को आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिसको लेकर काम भी कुछ सालों तक चला था, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा पांडुलिपि को अपलोड भी किया गया। लेकिन उसके बाद जो डिजिटल का काम है वो बंद कर दिया गया है। कहें तो अभी इसका काम नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम अभियान और राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण के तहत इन अमूल्य धरोहरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने की योजना शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय में लगभग 5500 पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें से अब तक मात्र 165 का ही डिजिटलाइजेशन हो सका है। इसके बाद ये काम अचानक रोक दिया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी पहल होता रहा है। बीच में कुछ टीम आई थी कलकत्ता से भी, जो लगभग 163 पांडुलिपि को उन्होंने बिल्कुल सुसज्जित करके, जैसे लोग कपड़ा पर आयरन करते हैं उस ढंग से मशीन के द्वारा उसको बिल्कुल सजा दिया गया। बाकी के लिए उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप लोग सरकार को पत्र लिखें, वहाँ से अनुमति होने के बाद मैं सबों को सुसज्जित करूँगा। यहाँ से स्मारक पत्र भी गए कई बार, लेकिन अभी तक वो लोग आ नहीं पाए हैं, ना समय दे पाए हैं। हम लोग बराबर संपर्क में हैं। यहाँ इस विश्वविद्यालय में लगभग 5500 पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न भाषा में, जैसे खास करके संस्कृत और मैथिली में तो बहुत सारे हैं, कुछ बांग्ला में भी हैं, कुछ उड़िया में भी हैं। इन अलमारियों में बंद पांडुलिपियों में भारतीय ज्ञान परंपरा की अनमोल कृतियां शामिल हैं, जैसे आचार्य जयदेव की गीत गोविंद, भवभूति की मालती माधव, कालिदास की रघुवंश, वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। ये ग्रंथ ताड़ के पत्तों, भोजपत्र और बसहा पत्र पर लिखे गए हैं। संस्कृत, कैथी और मिथिला अक्षर में लिखे गए हैं ग्रंथ। नए जो टेक्निकल लोग हैं, ये तो कंप्यूटर जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अध्ययन अध्यापन करना तो जानते हैं, लेकिन पांडुलिपि का ज्ञान कम से कम 50 वर्ष की अवस्था के जो लोग हैं उनके पास है नहीं। कुछ इक्का दुक्का है। अब मिथिलाक्षर है, यह मिथिला है, फिर भी मैथिली तो लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन मिथिलाक्षर को पढ़ने वाले भी नहीं है। उसको भी जहाँ तहाँ से खोज के ही लाना पड़ता है। मैं चूंकि धर्मशास्त्र विभाग में हूँ, प्राचार्य हूँ, उस विभाग के भी अध्यक्ष हूँ, डीन हूँ। माननीय कुलपति महोदय के आदेश से कभी कभार
मुझे इसको देख रेख के लिए भी अपने अधीन इसको दिया गया है। तो जब भी जरूरत पड़ता है तो मैं इसमें सहयोग करता हूँ। विशेषज्ञों के अनुसार इन पांडुलिपियों का संरक्षण बेहद चुनौतीपूर्ण है। संरक्षण के लिए तापमान और नमी का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ये कार्य अतिरिक्त प्रभार में लगे कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई पांडुलिपियों के रखरखाव पर भी सवाल उठने लगे हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के जो विभाग है उसमें कर्मियों की भी कमी है और ये कमी इस विभाग पर भी असर दिख रहा है, क्योंकि प्रभार में लोग यहाँ पे आते हैं और किसी तरह जो है इसका संचालन हो रहा है। छात्रों और शोधार्थियों का कहना है कि अगर इन पांडुलिपियों का जल्द डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया तो ये अमूल्य धरोहर धीरे धीरे विलुप्त हो सकती हैं। उनका मानना है कि इन ग्रंथों में प्राचीन विज्ञान, साहित्य और संस्कृति का गहरा ज्ञान छिपा है, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका सर? विकास कुमार। विकास जी, ये बताइए कि पांडुलिपि के विषय में क्या जानते हैं और कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए पांडुलिपि? पांडुलिपि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है पांडुलिपि, और पांडुलिपि का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से इतिहास को समझना चाहते हैं, पुरानी सभ्यता को समझना चाहते हैं, तो उससे बड़ा सोर्स आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छा सोर्स है, रियल सोर्स है। और पांडुलिपि को अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए तो ये एजुकेशन ग्लोबलाइज हो जाएगा। सभी लोगों को पांडुलिपि के बारे में अच्छा से पता होगा। काहे कि पांडुलिपि के बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही अभी कुछ पता है। जिनको भी पता है उनको इतिहास के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज है, अच्छा पकड़ है। तो पांडुलिपि को ग्लोबलाइज करना चाहिए, उनका ट्रांसलेट अलग अलग लैंग्वेज में कर दिया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग जो भी अध्ययनरत छात्र हैं उसको सभी पांडुलिपि के बारे में सही से पता लगे, रियल नॉलेज हो। स्वतंत्र भारत विश्व का सबसे पहले गणतंत्र वैशाली में था, तो ये पांडुलिपि से ही हमें पता चला, क्योंकि उस समय कई सारे चीज ऋषि मुनियों जो सही से उसको फैला नहीं पाए। जब फैला नहीं पाए तो विश्व स्तर पर क्या होता है, वो लोग जीआई टैग ले लेते हैं। जीआई टैग ले लेते कहने का मतलब जो पहले आप दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग अगर जब तक पांडुलिपि का अध्ययन नहीं करेंगे, इसके डिजिटलाइज नहीं करेंगे, जैसे ही हम डिजिटलाइज करेंगे तो डिजिटल मीडिया पे जाएंगे, तो डिजिटल मीडिया पे जितने भारत के विश्व के जितने भी लोग हैं वो उस पांडुलिपि को पढ़ेंगे। पांडुलिपि को जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगा, तो उन्हें जानकारी मिलेगा जो ये आखिर है कहाँ, ये हमारे मिथिला में आएगा, मिथिला में दरभंगा में आएगा, तो ये यहाँ का अध्ययन किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ये दुर्लभ पांडुलिपियां सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवंत विरासत हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन का काम रुकने और संसाधनों की कमी के कारण इन अमूल्य धरोहरों का भविष्य चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संरक्षण और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को जल्द गति नहीं मिली तो आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक ज्ञान संपदा से वंचित हो सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस अभियान को फिर से शुरू करें, ताकि अलमारियों में बंद ये ज्ञान का खजाना डिजिटल दुनिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच सके। दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो ऐसे ही कूट पांडुलिपियों को दुनिया के सामने लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता के विवाह के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने पूर्वजों की वंशावली साझा की थी, लेकिन मिथिला में इस परंपरा को लिखित स्वरूप देने का श्रेय 1316 ईस्वी में राजा हरसिंह देव को जाता है, जिन्होंने पंजी प्रथा की शुरुआत की और पंजीकार नियुक्त किए गए। आज सदियों पुरानी वही पंजी पांडुलिपियों के रूप में हमारे सामने मौजूद है। पूर्णिया के विद्वान पंडित विद्यानंद झा इन दुर्लभ धरोहरों को सहेजने और डिजिटल रूप देने में जुटे हुए हैं। कैसे बचाई जा रही है ये ऐतिहासिक विरासत, देखिए कुमार प्रवीण की ये खास रिपोर्ट।
लाल, पीले और सफेद कपड़ों में बड़े जतन से लपेट कर रखी गई ये ताड़पत्र की पांडुलिपियां सिर्फ कुछ पुराने दस्तावेज नहीं है, बल्कि इनमें सदियों पुराना मिथिला का इतिहास सांस ले रहा है। पूर्णिया के मैथिल टोला में रहने वाले पंडित विद्यानंद झा के घर में सुरक्षित इन पांडुलिपियों में दर्ज है हजारों परिवारों की वंशावली, विवाह संबंधों का इतिहास और सामाजिक परंपराओं का दस्तावेज। विद्यानंद झा कई साल से इन दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित करने में लगे हैं। समय की मार से बचाने के लिए वे इन्हें आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटाइज भी कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी इस धरोहर को समझ सकें। तो लिप्यंतरण के काम में मुझे समय लग रहा है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकें हैं और फिर आजीविका की भी समस्या है घर की, तो जो करना। तो 2 पुस्तकें, जीनोम मैपिंग और जीनियोलॉजिकल मैपिंग। तो सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो 450 ईस्वी से बाद का रेफरेंस है। पुस्तक जो है वो हमारे यहाँ उपलब्ध तालपत्र वो लगभग 350 400 वर्ष पुराना, और उसके बाद का तो है ही 100-125 वर्ष का। ये किस पत्र में लिखा हुआ है? ये सभी पुस्तकें प्राचीन में तालपत्र में हैं। उसके बाद बांस की लुगदी से बना हुआ बसहा कागज, तो उस पर लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर जो आधुनिक कागज उपलब्ध है उसमें। विद्यानंद झा बताते हैं कि उनके पूर्वज गांव-गांव जाकर परिवारों की जानकारी जुटाते थे। जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंधों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था और फिर उसे ताड़पत्र तथा बांस के पत्रों पर दर्ज किया जाता था। आज भी उनके पास कई पीढ़ियों का ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है जो करीब 500 साल से सुरक्षित चला आ रहा है। कुछ सामाजिक सहयोग मिलने पर उन्होंने तिरहुता लिपि में लिखी इन पांडुलिपियों का हिंदी अनुवाद भी कराया, डिजिटल स्वरूप दिया और इस विषय पर 2 पुस्तकें भी प्रकाशित कराईं। लेकिन उनका मानना है कि अगर सरकारी स्तर पर सहयोग मिले तो इस पूरी विरासत का व्यवस्थित डिजिटाइजेशन और संरक्षण संभव हो सकेगा। तो कोई कंप्यूटर पर टाइप करे, फिर हम उसका देख रेख करें जो सही टाइप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रूफ रीडिंग का काम हो, इसके लिए तो खर्च है। तो इस तरह से कुछ आर्थिक सहयोग यदि सरकार की ओर से मिले तो भारत की संस्कृति का रक्षण होगा, और फिर सब लोग पढ़ भी सकेंगे जिसपे क्या है, और उससे सीख करके कुछ आगे नया बात भी करेंगे। मिथिला की पंजी परंपरा सिर्फ परिवारों का रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि ये समाज की संरचना और सांस्कृतिक इतिहास को समझने का भी महत्वपूर्ण माध्यम रही है। विद्यानंद झा बताते हैं कि पंजी परंपरा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। उनके अनुसार वाल्मीकि रामायण में राम सीता विवाह के प्रसंग के दौरान दोनों राज परिवारों द्वारा वंश परिचय साझा करने का उल्लेख मिलता है। वहीं मिथिला में इस व्यवस्था को औपचारिक और लिखित स्वरूप राजा हरसिंह देव के शासनकाल में मिला, जिसने इसे सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। हम अपने जो शुभ कर्म कोई भी करेंगे तो अपने पूर्वजों का वखान करेंगे। बारात लेकर के जब आए राजा दशरथ मिथिला, तो उस समय में भगवान राम के विवाह में भगवती सीता के साथ, तो राजा जनक के जो छोटे भाई थे संकास्या के राजा कुशध्वज, उन्होंने मिथिला जनक कुल का वंशावली का वाचन किया, और राजा दशरथ के जो कुलगुरु थे, कुल पंडित थे महामुनि वशिष्ठ, उन्होंने राजा राम की वंशावली का वाचन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शुभ काम में पूर्वजों का नामोल्लेख हो, ठीक है। एक व्यवस्था यह होगी, यानी रामायण काल से हाँ प्रचलित है। अब है विद्यापति का काल का पता चला, महामुपाध्याय हुए, आर्यभट्ट हुए। तो आर्यभट्ट जो जानते हैं तो वो मिथिला के ही थे, जिसे हम पंजी पुस्तक में आदिभट्ट है। उनके पिता थे महामुपाध्याय त्रिनयन भट्ट, तो मिथिला से निकल के वे मगध में राज पंडित हुए और नक्षत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता हुए।
मिथिला की पंजी प्रथा पर शोध कर चुके समाजशास्त्री और रिटायर्ड प्रोफेसर अभयनाथ मिश्रा बताते हैं कि ये परंपरा केवल इतिहास नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक समय था जब विवाह तय करने से पहले पंजी देखना अनिवार्य माना जाता था। इससे रक्त संबंधों की जानकारी मिलती थी और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती थी। लेकिन बदलते समय के साथ नई पीढ़ी इस परंपरा से दूर होती जा रही है। ऐसे में इन दस्तावेजों का संरक्षण और भी जरूरी होता जा रहा है। 30 ईस्वी से है ये, 1316, हाँ सॉरी 1316 में। और हमने अपने पुस्तक में भी लिख दिया है कि ये इसलिए हम लिख रहे हैं कि इसके बाद ये प्रथा समाप्त हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है ये पाठ। हाँ, विलुप्त, करीब करीब विलुप्त हो गई। 2-4 घर हम लोग जैसे हैं उसको मान रहे हैं। डिजिटल युग में जब लोग अपने अतीत से तेजी से कटते जा रहे हैं, तब पूर्णिया के पंडित विद्यानंद झा अपने विरासत को बचाने के लिए एक अनोखी लड़ाई लड़ रहे हैं। ताड़पत्रों पर लिखे ये अक्षर सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि सदियों पुराने सामाजिक इतिहास की जीवंत कहानी है। सिंपल है क्योंकि घर के अंदर में काफी मात्रा में इस तरह की बहुत सारी पांडुलिपियां अभी भी रखी हुई है, जो तिरहुता लिपि में ये पांडुलिपि है। और इसका हिंदी अनुवाद करके अब नए तरीके से पंडित विद्यानंद झा जी इसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर इसमें सरकार कुछ मदद करे तो ये जो काफी प्राचीन इतिहास है मिथिलांचल का, इसको वो सहेज कर आधुनिक रूप दे सकेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। तो मिथिला की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को संजोए दरभंगा का मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान आज भी हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षक है। भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखी करीब 12,000 प्राचीन पांडुलिपियां यहां सुरक्षित हैं, लेकिन इनमें छिपा ज्ञान अब तक बंद अलमारियों में कैद है। पर अच्छी खबर ये कि 75 साल पुराने इस संस्थान के कायाकल्प के लिए बिहार सरकार ने 51 करोड़ रुपए की विकास योजना शुरू की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कागज, भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे ये दस्तावेज केवल पुराने ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक यात्रा के साक्षी हैं। दरभंगा के कबड़ा घाट स्थित ये मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान केवल एक शैक्षणिक केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत संग्रहालय है। 16 जून 1951 को दरभंगा महाराज द्वारा 32 एकड़ भूमि दान में दिए जाने के बाद इस संस्थान की स्थापना हुई। 21 नवंबर 1951 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके मुख्य भवन का शिलान्यास किया था। संस्थान का उद्देश्य संस्कृत साहित्य, दर्शन, न्याय शास्त्र और प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित और विकसित करना था। इस संस्थान की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ सुरक्षित रखी गई करीब 12,000 दुर्लभ पांडुलिपियां। संस्कृत और पाली भाषा में लिखी गई इन पांडुलिपियों में धर्म, दर्शन, न्याय शास्त्र, साहित्य और भारतीय संस्कृति से जुड़ा अनमोल ज्ञान संरक्षित है। इनमें से कई पांडुलिपियां भोजपत्र और ताड़पत्र जैसे प्राचीन माध्यमों पर लिखी गई है, जो इन्हें और भी अधिक मूल्यवान बनाती है। इनकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इन्हें कई तालों के भीतर विशेष अलमारियों में रखा गया है। बिना अनुमति इन्हें देख पाना भी आसान नहीं है। आपको हम दिखा दें कि सुरक्षा दृष्टिकोण से, चूंकि इससे पूर्व में यहाँ पे एक बार पांडुलिपि की चोरी भी कर ली गई थी, जिसके बाद से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कई तालों और कई सुरक्षाओं के पीछे इस पांडुलिपि को सुरक्षित रखा गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सुरक्षा को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कितने बहुमूल्य हमारे पांडुलिपि जो हैं इस दरवाजे के पीछे अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं। लगभग 12,000 की संख्या में कई अलमारियों में उन्हें सुरक्षित रखा गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन अमूल्य धरोहरों का
डिजिटलाइजेशन फिलहाल बंद पड़ा है। ऐसे में ये ज्ञान सीमित दायरे में सिमट कर रह गया है और दुनिया के शोधार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अब इस ऐतिहासिक संस्थान की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार ने इसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए करीब 51 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। सरकार इसको संरक्षण के लिए इसके संरक्षण के लिए जो राशि दिया है उस पर अपना काम चल रहा है, काम होगा। इस योजना के तहत अकादमिक भवन निर्माण पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छात्रावास के लिए करीब 9 करोड़ 48 लाख रुपए, अतिथि गृह निर्माण पर 5 करोड़ 21 लाख रुपए और 4 दीवारी परिसर विकास पर करीब 5 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च होंगे। पांडुलिपियों के संरक्षण और रखरखाव के लिए भी 8 करोड़ 16 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद है कि इस विकास योजना से न केवल संस्थान का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षित रखने का रास्ता भी खुलेगा। दरभंगा से संवाददाता विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।